हाय व्यूअर्स, वेलकम टू अकाउंटिंग प्रो पे एक मर्तबा फिर आपके साथ हाजिर। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पेरोल से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो एम्प्लॉइज की सैलरीज होती हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक है कि पेरोल होता क्या है, पेरोल के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और किन जो डिफरेंट हेड्स होते हैं, अकाउंटिंग हेड्स होते हैं, उनको मिला के पेरोल जो है वो पूरा कंप्लीट होता है और पेरोल की जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके से की जा सकती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से हम पेरोल को मैनेज कर सकते हैं और पेरोल एक्चुअली होता क्या है। अब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, अकाउंटेंट हैं, तो फिर आपका किसी न किसी तरीके से जो है वो आपका पेरोल के साथ लाजमी ताल्लुक बनेगा। आपको लाजमी किसी न किसी तरीके से पेरोल के साथ अपना लिंक रखना पड़ेगा, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट, फाइनेंस पर्सन, आप जो है वो एम्प्लॉइज को जो सैलरीज देते हैं वो उसको आपने कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। अब जो पेरोल है वो सैलरीज, वेजेस जो है वो उसको हम पेरोल भी कहते हैं। अब जो पेरोल है इसका एक पूरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर एक पूरा जो है वो सिस्टम से गुजर के आप एम्प्लॉइज को अपनी सैलरीज पे करते हैं उस काम के लिए जो उन्होंने एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं। अब जो पेरोल का जो सिस्टम होता है वो एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप एक अपना पेरोल प्रोसेस है वो रन करते हैं, जिसमें ये चीज इंश्योर की जाती है कि आप टाइमली करेक्ट जो है वो पेमेंट्स आप कर रहे हैं और वो सारी जो पेमेंट्स आप कर रहे हैं वो कंप्लायंस पूरी कर रही हैं गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ। अब जो पेरोल का जो सिस्टम है वो आप किस तरीके से चला सकते हैं। नॉर्मली पेरोल आप रजिस्टर पे मैनुअल पेरोल रजिस्टर भी बना सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड जो है वो सिस्टम्स उसको भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप पेरोल खुद भी बना सकते हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी की जो है वो सर्विसेज हासिल कर सकते हैं पेरोल की प्रोसेस करने के लिए। अब जो पेरोल का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेरोल का प्रोसेस है, सबसे पहले तो हमने जो है ना एम्प्लॉय की जो सैलरीज होती हैं उनको हमने कैलकुलेट करना होता है। यानी कि अब मेरे पास जो एम्प्लॉइज हैं उनका मैंने सैलरीज कैलकुलेट करनी है, तो मुझे सबसे पहले उनका स्पेसिफिक पीरियड पता होना चाहिए कि मैं किस पीरियड से किस पीरियड की उनको जो सैलरीज पे करने जा रहा हूँ। अगर इस वक्त मैं नवंबर के अंदर खड़ा हुआ हूँ तो मुझे जो सैलरीज पे करनी है वो लास्ट मंथ की सैलरीज पे करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो सैलरीज पे कर रहा हूँ वो किस पीरियड की है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की है, या फिर मेरा अगर पे पीरियड जो है 21 अक्टूबर से 20 नवंबर का है तो फिर मेरा एक महीना इस तरीके से पूरा हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो चीज होगी वो मुझे कैलकुलेट करना है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो एम्प्लॉइज की सैलरीज कितनी बन रही है। उसके बाद वो सारा कैलकुलेट करने के बाद जो मेरी रिकॉर्डिंग होगी वो मैं उसको पेरोल को किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी जगह पर, जो मेरे पास मैनुअल सिस्टम है या कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके अंदर मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। इसी तरह फिर जो पेरोल से रिलेटेड जो चीजें हैं, खासतौर पे जो मैं डिडक्शंस है, मेरी टैक्सेस हैं, इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी हो गई, ईओबीआई हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस वगैरह, तो ये सारी मुझे एक जगह पे कैलकुलेट करनी होंगी, क्योंकि जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे ये सारी चीजें आगे जाके लिंक करनी होंगी। अब जो एक जनरल क्वेश्चन जो सबसे पहले बनता है वो क्या बनता है कि जो पेरोल है इसके अंदर इंफॉर्मेशन आप जो है वो कौन कौन सी जो है वो शामिल करते हैं कि जिसको मिला के आपका एक मुकम्मल पेरोल बन जाता है। तो सबसे पहले तो जो पेरोल होता है उसके अंदर आपकी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एम्प्लॉय की जो इंफॉर्मेशन है उसमें आप उसका नेम देते हैं, आप उसका डेजिग्नेशन देते हैं, आप उसका डिपार्टमेंट दे देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एक चीज जो और ऐड करेंगे वो उसकी ज्वाइनिंग डेट आप देखेंगे, दे देंगे उसके अंदर कि किस डेट को उसने कंपनी में ज्वाइन किया था। तो ये उसकी बेसिक जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होगी वो आपने उसकी पेरोल की शीट के अंदर आपने लाजमी देनी है। उसके बाद उस पे पीरियड की, यानी कि जिस पीरियड की आप उसको पे कर रहे हैं, तो उसमें उसकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन होगी। अब कुछ कंपनीज जो होती हैं वो घंटों के हिसाब से पे करती हैं, पर आवर जो है वो सैलरी होती है, कुछ होती हैं जो पर डे के हिसाब से सैलरीज पे करती हैं। तो आपके पास पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉय है इस पे पीरियड के अंदर, जिस पीरियड की आप सैलरी जो है वो पे दे रहे हैं उसको, उसमें उसने कितनी जो है वो अटेंडेंस उसकी है, उसने कितने दिन ऑफिस अटेंड किया या उसने कितने घंटे काम किया है। उसके बाद जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है वो अब आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है कि सबसे पहले उसकी बेसिक पे जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि जिस एम्प्लॉय को आप पे कर रहे हैं उसका बेस रेट क्या है, बेसिक पे का रेट क्या है, कि कितनी उसकी सैलरी आपने बेसिक जो है वो एग्री की है।
इसको आगे हम डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे कि बेसिक पे होती क्या है। अभी हम सिर्फ कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि जो पेरोल जो पूरी शीट होती है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। बेसिक पे के अलावा फिर आपकी जो एडिशनल उसके अंदर जो पे ऐड होगी वो ओवर टाइम पे जो है वो ऐड होगी। ओवर टाइम क्या है कि एक आपका जो स्टैंडर्ड जो टाइम पीरियड था, अगर आपका फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो है वो 9 जो है सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक उसका टाइम पीरियड, अगर इससे ज्यादा वो काम कर रहा है, सैटरडे संडेज को भी आ रहा है काम कर रहा है, तो फिर वो उसका जो टाइम होगा वो ओवर टाइम होगा, तो उसकी भी सैलरी जो कंपनी ने पे करनी है वो भी उसकी पेरोल के अंदर ऐड होगी। इसके अलावा जो आप ऐड करेंगे चीजें वो होंगी अलाउंसेस या बेनिफिट्स। अब जो अलाउंसेस या बेनिफिट्स होते हैं ये कंपनीज अपने डिफरेंट एम्प्लॉइज को पे करती हैं, और ताकि जो है वो रिटेंशन रख सकें उनको एम्प्लॉइज को, क्योंकि मार्केट में जो है वो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि मार्केट में कम्पिटेटिव सैलरीज चल रही होती है, तो कंपनीज पे क्या करती हैं कि अपने एम्प्लॉइज को एडिशनल बेनिफिट्स जो है वो दे देती हैं। तो ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये कैलकुलेट हो रहे होते हैं, जो बेस रेट होता है उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से खास तौर पर वो ऐड हो रहे होते हैं। डिटेल में आगे जाके हम पढ़ेंगे इनको अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स को। इसके बाद फिर आपके बोनस हैं, सेल्स कमीशन हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और उसमें उसका बोनस मिल रहा है तो वो भी उसकी पेरोल में ऐड होगा। इसी तरह अगर कुछ सेल्स का बंदा है तो उसने अगर कुछ सेल किया और उसके ऊपर उसका कमीशन बन रहा है तो वो भी उसकी सैलरी में जाकर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपकी डिडक्शंस जो है वो आ जाती हैं इसके अंदर। कि डिडक्शंस क्या है कि जब आपकी सैलरी सारी टोटल हो जाती है तो फिर आपने उस सैलरी के अंदर से इनकम टैक्स डिडक्ट करना होता है, आपने इंश्योरेंस डिडक्ट करनी है, अगर कोई ग्रेचुइटी है, कुछ सेविंग प्लान हैं तो उसका जो शेयर है वो आपने डिडक्ट करना है, या किसी एम्प्लॉय ने एडवांस लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो वो भी उसकी सैलरी से आपने डिडक्ट करना है। तो इस तरह आपका जो पेरोल के जो बेसिक जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सारे ये होंगे जिनको आपने याद करना है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपना पेरोल मेंटेन करेंगे। अब जो नेक्स्ट जो चीज बनती है वो आपकी नेट पे बनती है, यानी कि जो टेक होम सैलरी बनती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी टोटल बनती है उसमें आप बोनसेस कमीशन ऐड कर लें और उसमें से डिडक्शन सारी आप माइनस कर लें, तो जो आपकी नेट सैलरी होगी वो आपकी बनेगी। तो इन सब चीजों को मिलाकर आपका बनता है पे रोल। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाके देखें कि जो पेरोल के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक एक करके हम देखते हैं कि क्या है जो भी हमने डिस्कस की। सबसे पहले तो हमारा आता है बेसिक पे। बेसिक पे क्या है कि ये बेसिक पे जो होती है वो आपकी इनिशियल सैलरी का रेट होता है, यानी कि आपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ जो है वो आपने एक रेट तय किया कि आपका सैलरी का बेस रेट ये होगा। नॉर्मली गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर पे स्केल के हिसाब से बेस रेट डिफाइन किया जाता है। अगर ग्रेड 11 का एम्प्लॉय है तो उसका बेस रेट और होगा, 12 का है, 13 का है, 14, 16, तो इस तरह डिफरेंट ग्रेडिंग्स के हिसाब से बेस रेट डिफाइन किया जाता है। इसी तरह अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डेजिग्नेशन वाइज जो है वो बेस रेट डिफाइन किया जाता है। अगर कोई क्लरिकल लेवल का स्टाफ है तो उसका बेस रेट और होगा, अगर इंटरमीडिएट ऑफिसर लेवल का स्टाफ है तो उसका बेस रेट और होगा, मैनेजरियल लेवल का स्टाफ है उसका बेस रेट और होगा, और इसी तरह डायरेक्टर लेवल का अगर कोई स्टाफ है तो उसका बेस रेट और होगा। अब ये जो बेस रेट होता है, जो बेसिक पे होती है, इसके अंदर आपके बेनिफिट्स, अलाउंसेस, बोनसेस, ओवर टाइम ये ऐड नहीं होते। ये सिर्फ आपका बेस रेट होता है। अब जो नॉर्मली जो जनरल रूल है वो उसका यही है कि जो बेस रेट आपका होता है वो मिनिमम अमाउंट होती है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिसीव करता है उस पे पीरियड के दौरान जिस पे पीरियड पे उसने कंपनी को सर्व किया है। इसके बाद आपकी जो बेस पे है, बेस पे के बाद जो नेक्स्ट चीज आपकी ऐड होती है वो आपकी होती है ओवर टाइम पे। अब ओवर टाइम जो है वो ओवर टाइम क्या है? ओवर टाइम ये है कि आपने एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट आपका है, किसी भी अपने एम्प्लॉयर के साथ आपका एक वर्किंग आवर्स का एग्रीमेंट है कि आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, लेट्स से कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपने ऑफिस के अंदर जो है वो काम करना है। इसके अलावा अगर आप डेली जो है वो ओवर टाइम लगा रहे हैं, इसके अलावा अगर एडिशनल आप काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी कंपनी के साथ ऐसे टर्म्स हैं कि आपको ओवर टाइम की पेमेंट होगी तो फिर आपकी सैलरी में ओवर टाइम भी ऐड किया जाएगा। अब नॉर्मली जो ओवर टाइम होता है वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो बेसिक रेट होता है, यानी कि जो बेसिक सैलरी का जो बेस रेट होता है उसके ऊपर आपको घंटों के हिसाब से 1.5% यानी कि 1.5 गुना ज्यादा आपको सैलरी पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पर डे सैलरी 100 रुपए बन रही है, ठीक है, तो अगर मुझे ओवर टाइम जो है वो पे किया जाएगा तो पर डे में अगर 8 घंटे काम करता हूँ या जो है वो 10 घंटे में काम करता हूँ, मेरी एवरेज 10 जो है रुपए पर घंटा मेरी सैलरी है, ठीक है। तो जब मैं ओवर टाइम पे करेगा तो मुझे 10 रुपए के हिसाब से नहीं मिलेगा बल्कि वो 15 रुपए के हिसाब से मुझे पर आवर सैलरी मिलेगी, यानी कि वो 1.5 गुना
सैलरी मुझे मिलेगी। तो ओवर टाइम जो है वो मुझे मेरी बेस सैलरी के अलावा वो मेरा ऐड हो जाएगा। इसके अलावा जो मेरी सैलरी में जो कंपोनेंट है वो जो ऐड होगा वो मेरे बेनिफिट्स होंगे। अब जो डिफरेंट जो बेनिफिट्स होते हैं वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को पे करती हैं, और ताकि जो है वो एम्प्लॉयज को रिटेन कर सके, उनके साथ गुड रिलेशनशिप कायम हो सके। अब जो बेनिफिट्स जो होते हैं वो नॉर्मली परसेंटेज होती है, अपनी बेसिक पे के हिसाब से भी कैलकुलेट हो रहे होते हैं कि आपका जो बेस रेट होता है उसके ऊपर एक खास परसेंटेज के हिसाब से आपको वो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। कुछ कंपनीज जो बेनिफिट्स होती हैं वो डेजिग्नेशन के हिसाब से दे रही होती हैं। अब जो मेन जो कॉमन यूज्ड होते हैं बेनिफिट जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को देती हैं, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट हो जाता है, रिटायरमेंट प्लान्स हो जाते हैं, आपको अनअर्न्ड लीव्स होती हैं, जैसे कि आपको एक छुट्टियां अलाउ थी आपने लेकिन वो छुट्टियां नहीं की तो आपको उसके बदले में उसकी पेमेंट मिल जाती है। मेडिकल अलाउंस आपको मिल जाता है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस, फ्यूल अलाउंस। इसी तरह आपको मोबाइल फोन का जो बिल है वो कंपनी पे कर रही है आपके बिहाफ पे। ये सब तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपकी पे रोल के अंदर जाके ऐड होते हैं। इसके अलावा जो अगला कंपोनेंट है वो आपका जो ऐड होगा वो ऐड होता है आपका बोनस पेमेंट। अब बोनस पेमेंट क्या है कि अगर आपको कंपनी ने कोई टारगेट दिया हुआ था, आपने किसी तरह से वो टारगेट अचीव कर लिया है, तो कंपनी फिर क्या करती है कि एज अ थैंक यू नोट जो है वो आपको एक बोनस पे करती है। ये एडिशनल एक सैलरी भी हो सकती है या आपको कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट भी हो सकती है। तो नॉर्मली ये कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए देती हैं ताकि एम्प्लॉइज जो है वो एक सेटिस्फाइड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो काम कर लें। तो बोनस नॉर्मली जो दिया जाता है वो टारगेट अचीव करने के ऊपर ही कोई गोल होता है जो आपको अचीव करने पे दिया जाता है। इसके अलावा जो अगली चीज जो होती है वो आपकी सेल्स कमीशन है। वो सेल्स कमीशन जो होते हैं नॉर्मली नाम से ही जाहिर है कि जो सेल्स का बंदा होगा, जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है, वो उसके साथ कंपनी एग्री करेगी कि अगर वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक सेल करवाएगा तो उस प्रोडक्ट के अंदर उसका एक कमीशन होगा अपना, या कंपनी की कोई सर्विसेज है वो मार्केट में सेल करवा रहा है तो उसका कमीशन उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो इसी तरह अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो सेल्स करता है और उसका जो सेल्स कमीशन कैलकुलेट हो रहा है तो वो सेल्स कमीशन भी जो है वो आपका सारे का सारा पेरोल के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर आके ऐड होगा। इसके अलावा अब जो चीजें आपकी आ जाएंगी वो होंगी डिडक्शंस। सारी एडिशंस होने के बाद अब आपकी डिडक्शंस होना शुरू होंगी आपकी सैलरी में से। आपके पेरोल जो जब आप रन करेंगे प्रोसेस से गुजरेगा तो उसके अंदर से डिफरेंट तरह की डिडक्शंस होती हैं। वो डिडक्शंस अब क्या होती हैं, नॉर्मली जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रही होती हैं उसमें आपका इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होगा सैलरी के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट का लॉ है। इसके अलावा आपने सोशल सिक्योरिटी आपकी डिडक्ट हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपका डिडक्ट हो सकता है, आपके जो रिटायरमेंट प्लान हैं आपने लिए हुए, ग्रेचुइटी है कोई, ठीक है, जो आपको आखिर में पेंशन मिलनी है वो आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो डिडक्ट होगी। इसके अलावा और तरह की डिडक्शन हो सकती है कि अगर आपने कंपनी से लोन लिया हुआ था, एडवांस सैलरी ली हुई थी, तो वो आपकी डिडक्ट हो सकती है। कंपनी ने आपको कोई फाइन लगाया है, पेनल्टी लगाई है, वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो सकता है। और इसी तरह अगर आपने अनअप्रूव्ड लीव्स ली हुई है कि आपको छुट्टी अलाउ नहीं थी, आपने छुट्टी कर ली, तो उन छुट्टियों की भी डिडक्शन आपकी सैलरी से हो जाएगी। तो डिडक्शन के बाद अब जो अगला क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पे ये आता है कि जो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पे होती है और जो नेट पे होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो ग्रॉस पे अगर हम बात करें तो ग्रॉस पे जो होती है वो आपका टोटल होता है किस चीज का, बेसिक पे का, ओवर टाइम पे का, कमीशंस का, बोनस का, और जितने भी आपको कंपनी अलाउंसेस या बेनिफिट देती है किसी भी एक पीरियड के अंदर, उन सब को अगर आप इकट्ठा कर लें तो वो आपकी ग्रॉस पे बनती है। अब जो नेट पे होती है जिसको आप टेक होम सैलरी भी कहते हैं, वो क्या होती है। नेट पे जो आपकी होती है वो होती है आपकी आफ्टर डिडक्शन, यानी कि जो ग्रॉस पे जब आपके सारे बेनिफिट्स आपकी बेसिक पे के अंदर ऐड हो गए तो उसके बाद जितनी भी डिडक्शंस जो बनती हैं वो आपकी सैलरी में से माइनस होंगी। तो जो आखिरी में टेक होम बचेगा, आपको जो जितनी अमाउंट का चेक मिलेगा वो आपकी नेट पे होगी, वो आपकी टेक होम पे होगी। तो टेक होम पे के बाद जो है वो आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एक मैंने एग्जांपल दी है कि सैलरी शीट किस तरीके से बन रही है। कि लेफ्ट साइड पे एक सीरियल नंबर है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, फिर देखें आगे उसका डेजिग्नेशन आ रहा है, कि उसके बाद आगे उसका ज्वाइनिंग डेट है, फिर उसकी मंथली ग्रॉस सैलरी आपकी आ रही है। फिर आगे आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी का आगे ब्रेकअप दिया हुआ है कि ग्रॉस सैलरी बन कैसे रही है, कि उसमें उसका बेसिक पे दी हुई है, फिर उसका ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके अंदर ऐड हो रहा है, फिर उसका मेडिकल अलाउंस ऐड हो रहा है, और एक एम्प्लॉय अगर आप देखें कि बोनस उसको कमीशन मिल रहा है जो सेल्स का बंदा है उसमें ऐड हो रहा है। फिर डिडक्शन की अगर हम बात करें तो डिडक्शन में इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है, ग्रेचुइटी पेंशन प्लान जो है वो डिडक्ट हो रहा है, ग्रुप इंश्योरेंस डिडक्ट हो रही है, और अदर्स में एक एम्प्लॉय जो है वो उसकी अदर डिडक्शंस भी हो रही है, शायद उसने कोई लोन लिया है या उसको कोई पर्सनल कोई चीज थी वो डिडक्ट हुई है। तो आखिर में जो देखें नेट जो पे है वो उसको टेक होम सैलरी जो है वो उसकी बन रही है। तो इस तरीके से आपका जो पे रोल है वो कैलकुलेट होता है। स्टैंडर्ड जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इस तरीके से उनकी सैलरी शीट्स बनती हैं।
तो बीइंग एन अकाउंटेंट जो है वो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पेरोल जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, सैलरी शीट्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से पेरोल को मैनेज किया जाता है। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरोल का डाटा जो है वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, किस तरीके से कोई जो है वो डाटा को चलाया जाए पेरोल के। तो उसमें दो नॉर्मली ऑप्शन होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन होता है वही होता है कि इन हाउस पेरोल, कि आप खुद ही अपनी कंपनी का पेरोल आप खुद कर रहे हो। जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली वो मैनुअली रजिस्टर के ऊपर, डे बुक्स के ऊपर सैलरीज को चला रहे होते हैं, लेकिन इसके ज्यादातर चांस यही होते हैं कि वो आपके जो है उसमें एरर्स आ सकते हैं, आप टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आप वो मैनुअली कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो कंपनीज होती हैं जो थोड़ा बहुत फंडिंग अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे देती है तो वो फिर कंप्यूटराइज सिस्टम की तरफ मूव हो जाती हैं। अब जो एम्प्लॉई है, जो अकाउंटेंट है, वो पेरोल का सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है जो है वो पेरोल चलाने के लिए। अब ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यही देखा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो उसके थ्रू सैलरी शीट्स बनाई जाती हैं, पेरोल को उस तरीके से मैनेज किया जाता है। लेकिन जो है कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही होती हैं और उसके थ्रू अपना पेरोल को मैनेज कर रही होती है। जो फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें सेज 50 है, क्विक बुक्स है, जीरो है और इस तरह के काफी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसके अंदर पेरोल का डाटा मैनेज किया जा सकता है। दूसरा तरीकाकार क्या है पेरोल को मैनेज करने का, वो ये है कि आप अपना पेरोल किसी को आउटसोर्स कर दें, किसी कंपनी को आउटसोर्स कर दें। नॉर्मली आजकल ये सर्विस काफी ज्यादा पॉपुलर है कि जो अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं, जो ऑडिट फर्म्स होती हैं, वो डिफरेंट कंपनी के लिए जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देती हैं पेरोल का। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज का मंथली डाटा जो होता है, जिसमें अटेंडेंस होती है, आवर्स वर्कड होते हैं, डिडक्शंस होती हैं, वो सारा डाटा अकाउंटिंग फर्म को दे देती हैं, उनको जो ऑडिट फर्म्स होती हैं उनको दे देती हैं। तो वो उनके बिहाफ के ऊपर पूरा पेरोल बना के, रिकनसाइल करके, प्रोसेस करके, इवन के कंपनीज जो है वो एम्प्लॉइज को सैलरीज भी है वो डिस्पर्स कर देती हैं। तो दो तरीके से जो है वो पेरोल मैनेज हो जाता है, या तो आप खुद कर लें पेरोल मैनेज, या तो फिर आप किसी कंपनी को पेरोल आउटसोर्स कर दें, वो आपके बिहाफ पे पेरोल कर दिया करें। जो लास्ट चीज है वो ये है कि पेरोल जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह क्या है। क्योंकि पेरोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे मेजर एक्सपेंस होता है। यानी कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप रहेंगे तो अगर उसके एम्प्लॉइज का डाटा अगर ठीक नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात आपकी सारी अकाउंटिंग ठीक नहीं है। तो जहां पे भी सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जहां पे कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, तो उस कंपनी का सबसे जो मेजर एक्सपेंस होगा वो उसके एम्प्लॉइज की सैलरीज ही होंगी। लेकिन अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहां पर भी पेरोल का डाटा काफी ज्यादा अहमियत के अमल होगा, क्योंकि ये पेरोल जो है वो आपके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का कंपोनेंट जाके बनेगा और आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट बनती है उसके अंदर जाके ये पेरोल ऐड होता है। तो इसलिए पेरोल का डाटा जो है वो मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो पेरोल का डाटा जो है वो आपने मेंटेन इसलिए करना है क्योंकि आपका डाटा जो है वो काफी ज्यादा क्रूशियल और जो आपकी कैलकुलेशंस है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जो आपके एम्प्लॉय की सैलरी के साथ हो रहा है। अगर एम्प्लॉय को एक्यूरेट सैलरी अगर आपको नहीं दे रहे, अगर उसकी डिडक्शंस अगर आप ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर काफी ज्यादा मुश्किलात आपके लिए हो सकती हैं। तो पेरोल अगर आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, पेरोल सॉफ्टवेयर आपके पास है या आप एक अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर पेरोल का मॉड्यूल अवेलेबल है, तो फिर आपके पास ये चीज होनी चाहिए कि आप उन तमाम एम्प्लॉइज जो छोड़ के जा चुके हैं या वो तमाम एम्प्लॉइज जो नए इस दफा ऐड हुए हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो वो सारे आप वन बाय वन तरीके से इसके अंदर ऐड कर सकें। तो इस तरह आप अपना जो पेरोल है वो जरूरी है कि आप उसको एक्यूरेट और टाइमली आप पेरोल को मेंटेन करें। इसके अलावा फिर अगली जो चीज है वो आपके टैक्सेस हैं, आपके के किस तरीके से आपने टैक्सेस जो है वो डिडक्ट करने हैं, आपने किस तरीके से जो आपकी अदर डिडक्शंस है वो आपने किस तरीके से ऐड करनी है उसके अंदर। अब ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप जितनी भी डिडक्शंस करते हैं जिनका लिंक गवर्नमेंट के साथ है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इनकम टैक्स आपने डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है, सोशल सिक्योरिटी आपने जमा करवानी है, इसी तरह इंश्योरेंस हो गई। तो अगर आप वो प्रॉपर कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से अगर आप उसको जो है वो नहीं करेंगे, गवर्नमेंट को सबमिट नहीं करेंगे, तो आपके लिए वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी तरह अब क्योंकि आप ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि आप एक महीने का पेरोल खत्म करेंगे तो फिर साथ ही नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा, तो उस अगले महीने में फिर आपका पेरोल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस होने की वजह से आपके पास एक अच्छा पेरोल का सिस्टम होना चाहिए ताकि आप
जो पेरोल का डाटा है एम्प्लॉइज का पर मंथ डाटा, वो आपके पास एक्यूरेट फॉर्म में हो। और पेरोल का जो डाटा है वो मेंटेन करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके पास एम्प्लॉइज का हिस्टोरिकल डाटा भी आपके पास आ जाता है। तो हिस्टोरिकली मैनेज करने से फायदा आपको ये होगा कि हर एम्प्लॉय की आपको डिटेल जो है वो हिस्टोरिकल मिलेगी ईयर टू डेट, यानी कि जिस दिन से उसने ज्वाइन किया उसकी आज तक अगर आप सिंगल क्लिक पे रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहें कि उसने आज तक हमने उस एम्प्लॉय को कितना पे किया, उसकी बिहाफ पे हमने कितनी डिडक्शंस की हैं, कितना आज तक उसका पेंशन प्लान जो है वो कितनी कंट्रीब्यूशन हो चुकी है, कितनी उसकी इनकम टैक्स की डिडक्शन हो चुकी है। तो ये सारी चीजें अगर आप एक अच्छा पेरोल का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर एक अच्छा एक आपके पास कंट्रोल्ड आप पेरोल तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपके पास जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स भी गवर्नमेंट की इस तरीके से पूरी हो जाएंगी और आपके पास एक अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो पेरोल का डेटा आ जाएगा। तो पेरोल किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी भी जगह पे आपको करने के लिए आपको पेरोल के जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स है वो समझना जरूर थे, जो मैंने कोशिश की कि आपको इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा सकूं। तो उम्मीद है कि आपने पेरोल का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है और पेरोल का जो बेसिक जो कंपोनेंट है उसके इंग्रेडिएंट्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर अभी तक आपने पेरोल शीट्स जो है वो मेंटेन नहीं किए हैं, पेरोल का डाटा अभी तक इस तरीके से बनाना शुरू नहीं किया, तो आप पेरोल का डाटा बाकायदा बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप किसी जगह जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी जगह पे आप फाइनेंस ऑफिसर या फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे ये लाजमी आपसे पूछा जाता है कि आपने कभी सैलरीज प्रोसेस की हैं, सैलरीज का डेटा कभी आपने मेंटेन किया है, इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है, ग्रेचुटी का, इंश्योरेंस प्लान्स का, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और इसको सैलरी शीट के अंदर किस तरीके से, पेरोल के अंदर किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में जो है वो काफी हेल्प हुई होगी कि पेरोल का जो है वो मैनेज करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जहाँ रहे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगे बाद।